Hello students and very good morning to you all. This is Arvind Rai from LPM Public School which is situated in Gola Bazar, Gorakhpur. And as you all know, I am your subject teacher of Social Studies and this video is for class 5th students. Okay? In this video, we are going to start some new topics of our chapter, that is the temperate grassland region. The temperate grassland region. Okay, our chapter name is the temperate grassland region. Before starting the new topics, we should have a quick recap that what are the topics we had completed in our previous videos, what we have studied in our online class. Okay, so the topics were regarding the temperate grassland region. Okay, where this region lies, what is the location of this region, and by what names in different हेमिस्फीयर्स. ठीक है, और किन नामों से दोनों हेमिस्फीयर्स में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में, और किन नामों से ये जाना जाता है. ठीक है, द प्रेरीज इन कनाडा एंड यूएसए, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसका दूसरा नाम है. किसका? द टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन का. ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये द प्रेरीज इन कनाडा एंड यूएसए, कनाडा और यूएसए में द प्रेरीज के नाम से जाना जाता है, और रशिया में स्टेपीज के नाम से जाना जाता है. ठीक है, इन साउदर्न हेमिस्फीयर दे आर नोन एज द पैम्पास इन अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में द पैम्पास के नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया में द डाउन्स के नाम से जाना जाता है, और साउथ अफ्रीका में द वेल्ट के नाम से जाना जाता है. ठीक है, ये इसके अलग अलग नाम है नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में. उसके बाद हमने पढ़ा था क्लाइमेट के बारे में, इस रीजन का क्लाइमेट क्या है. ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड आर फाउंड इन एरियाज वेयर द समर्स आर शॉर्ट एंड वार्म. जो इस क्लाइमेट के बारे में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो गर्मी का जो लाइफ स्पैन है वो छोटी होती है मगर गर्म होती है, और ठंड सीजन का जो लाइफ स्पैन होता है वो लंबा होता है मगर ठंड होती है. ठीक है, फिर हमने प्लांट लाइफ के बारे में पढ़ा था. आज के वीडियो में हम एनिमल लाइफ से स्टार्ट करेंगे. ओके, animal life. Now see on page number 43, a wide variety of animals and birds are found here. They include the puma, deer, antelope, wolf, fox, opossum and skunk. So these are the animals which are found in the temperate grassland region. The kangaroo and the dingo are found in the Australian downs. जो टेम्परेट ग्रासलैंड का जो हिस्सा है जो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, डाउन्स जिसको कहते हैं, वहाँ पे कंगारू एंड द डिंगो आर फाउंड इन द ऑस्ट्रेलियन डाउन्स. बर्ड्स फाउंड हियर इंक्लूड द एम्यू, ओके, ऑस्ट्रेलिया, आउल, आइबिस एंड द रिया. सो दीज आर द बर्ड्स व्हिच आर फाउंड इन दिस टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन, एंड emu is found in Australia. Okay, now see on page number 44, three pictures are being given on this page. पहला पिक्चर जो है वो कंगारूज कैरी देयर यंग इन अ पाउच. पहला पिक्चर जो है वो कंगारू को दिखाता है कि कैसे वो अपने यंग वंस को, अपने बच्चों को अपने पाउच में कैरी करते हैं. दूसरा पिक्चर जो है, बाइसन आर नाउ मेनली फाउंड इन नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स इन द यूएसए. ठीक है, बाइसन जो है एक बुल की प्रजाति है जो इस टेम्परेट ग्रासलैंड में पाए जाते हैं, और ये आज के समय में नेशनल पार्क्स में ही पाए जाते हैं जो वाइल्ड लाइफ रिजर्व है यूएसए में. थर्ड पिक्चर इज ऑफ द एमू इज द सेकेंड लार्जेस्ट बर्ड आफ्टर द ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच के बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट बर्ड है वो एमू है, एंड इट ऑल्सो कैन नॉट फ्लाई. ये चिड़िया भी जो है वो उड़ नहीं सकती.
ठीक है, और ऑस्ट्रिच के बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट बर्ड है। As a result of widespread cultivation and hunting, much of the wildlife of the grasslands is facing extinction. ठीक है, आज के समय में जो ग्रासलैंड का रीजन है वो कल्टीवेशन की वजह से उसका दायरा बढ़ता जा रहा है, कल्टीवेशन का दायरा जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से मच ऑफ द वाइल्ड लाइफ ऑफ द ग्रासलैंड्स इज फेसिंग एक्सटिंक्शन, जिसकी वजह से वहाँ का जो नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ का, वाइल्ड लाइफ के जानवरों का जो नेचुरल हैबिटेट है वो खत्म होता जा रहा है और इनकी प्रजाति जो है वो खत्म होने के कगार पे है, ठीक है, एक्सटिंक्शन के कगार पे। इवन 100 years ago, huge herds of bison used to graze the prairies. करीब 100 साल पहले बाइसन का जो बहुत बड़ा ग्रुप होता था, बहुत बड़ा हर्ड होता था, ठीक है, ह्यूज हर्ड्स ऑफ बाइसन यूज्ड टू ग्रेज, ठीक है, इस टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन में ये ग्रेज करते थे। ग्रेज करना मतलब घास को चरते थे, मतलब खाते थे, ठीक है। बट नाउ हार्डली एनी बाइसन कैन बी सीन इन द वाइल्ड, लेकिन आज के समय में इस वाइल्ड लाइफ में, इस ग्रासलैंड रीजन में बाइसन को बहुत ही मुश्किल से देखा जा सकता है। नाउ आफ्टर दैट one point is given, difference between the grasslands of the northern hemisphere and those of the southern hemisphere. इसको मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगा, जिसको आप नोट कर सकते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की जो ग्रासलैंड्स हैं एंड साउदर्न हेमिस्फीयर की जो ग्रासलैंड है उनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। नाउ सेकेंड टॉपिक इज ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन life. In human life, see on page number 44, the temperate grasslands used to be home of nomadic animal herders like the Kyrgyz and the Kazakhs. ठीक है, ओके, किर्गिज एंड कजाक्स। ये दो प्रजातियां हैं नोमैडिक हर्डर्स की, ठीक है। यहाँ पे जो नोमैडिक हर्डर्स पाए जाते हैं, जो घुमंतू लोग हैं, उनकी जो प्रजाति है, एक को किर्गिज कहते हैं और एक को कजाक्स कहते हैं। ये टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन में पाए जाते हैं ये लोग। दे आर एनिमल हर्डर्स, ठीक है, एंड नोमैडिक पीपल्स। ये लोग फूड, वाटर, ठीक है, शेल्टर के तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, अपने लिए और अपने कैटल्स के लिए। दे रेज्ड शीप, गोट्स, कैटल एंड हंटेड लार्ज एनिमल्स लाइक द बाइसन, बफेलोज। बाइसन मतलब वहाँ पे जो बफेलोज होते हैं बहुत ही हैवी होते थे पहले, उन बफेलोज को बाइसन कहा जाता था, ठीक है। The region was lightly populated with large stretches of land where no one lived. Okay? जो वहाँ का रीजन था वो lightly populated था, मतलब बहुत ही कम लोग वहाँ पे रहते थे। With large stretches of land where no one lived. और वहाँ पे जो मैदानी क्षेत्र है वो बहुत ही बड़ा है, वो ग्रासलैंड का ही रीजन है, वहाँ पे सिर्फ घास की प्रजातियाँ हैं, ठीक है, और बहुत बड़े भूभाग पे सिर्फ और सिर्फ घास की प्रजातियां हैं, वहां पे लोग नहीं रहते। नाउ सी ऑन पेज नंबर 45, two pictures are being given. First one is a Kyrgyz family outside their yurt. किर्गिज जहाँ रहते थे, जब वो नोमैडिक पीपल थे तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो जहाँ पे वो टेंट लगा के रहते थे उसको यर्ट कहा जाता था, ठीक है, yurt. The name for the tent in which they live. जिस टेंट में वो ये लोग रहते थे उसको yurt कहा जाता था। Second image is of a tribe of American Indians outside their teepee. The name for the tent in which they live. ठीक है, ये लोग जिसमें रहते थे अमेरिकन इंडियंस, इनके टेंट को क्या कहा जाता था? टीपी, ठीक है। Now see from the paragraph, however,
when the Europeans came to know how rich the soil of the grassland was, they started establishing huge farms here. जब यूरोपियन ट्रेडर्स को ये पता चला, यूरोपियंस को ये पता चला कि जो ग्रासलैंड रीजन है वो कितना रिच है अपने सॉइल फर्टिलिटी के मामले में, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, बहुत बड़े बड़े क्रॉप्स के लिए, ठीक है, फार्म्स को क्रिएट करना शुरू कर दिया, वहां पर खेती करना शुरू कर दी। टुडे मोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड्स हैव बीन ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन। आज के समय में जो ग्रासलैंड का बहुत बड़ा हिस्सा है वो कल्टीवेशन के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, वहां पे खेती जो है बहुत बड़े पैमाने पे की जाती है, जिसकी वजह से वहां का जो वाइल्ड लाइफ है वो एक्सटेंशन के कगार पे है, ठीक है, एक्सटेंशन का मतलब उनका जीवन विलुप्त होने के कगार पे, खत्म होने के कगार पे। The farms are very large and farming is heavily mechanized. Okay, the farms are very large. वहाँ के जो farms है वो बहुत ही बड़े हैं और ज़्यादातर जो फार्मिंग होती है, जो कल्टीवेशन होता है वो टोटली मैकेनाइज्ड है, मतलब मशीन्स के हेल्प के द्वारा ये खेती हो पाती है। क्योंकि इतने बड़े मैदान है वहाँ पे, जो ग्रासलैंड जो रीजन है वो बहुत ही बड़ा मैदानी क्षेत्र है और वहाँ पे मैनुअली कोई चीज़ करना it is not possible. Now machines are used for most of the farming activities like ploughing, sowing, harvesting and threshing. ठीक है, कल्टीवेशन के जितने भी प्रोसेस होते हैं, चाहे वो प्लॉविंग हो, सोइंग हो, हार्वेस्टिंग हो या थ्रेशिंग हो, ये सारे जितने भी प्रोसेस हैं वो टोटली मैकेनाइज्ड है, ठीक है, टोटली मशीन्स के हेल्प की वजह से ही पॉसिबल है। देयर इज हैवी यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, और वहाँ पे जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका हैवी यूज होता है, ठीक है, फर्टिलाइजर्स क्यों यूज किए जाते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, उर्वरक जिसको कहते हैं हिंदी में, फर्टिलाइजर्स जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है उसको मेंटेन करने के लिए और उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स का बहुत ही बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। वीट, मेज एंड कॉटन आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन। इस रीजन में वीट, मेज और कॉटन की खेती बहुत ही बड़े व्यापक स्तर पर होती है। These extensive farms produce such large quantities of grain that the grasslands are known as the granaries of the world. ठीक है, granaries of the world. ओके, इस ग्रासलैंड रीजन में खेती इतने बड़े पैमाने पर होती है, यहाँ पे इतने क्रॉप्स ग्रो होते हैं कि इनको वर्ल्ड का ग्रेनरीज कहा जाता है, ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। नाउ सम पॉइंट इज लेफ्ट दैट वी आर गोइंग टू कवर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, द समरी ऑफ दिस चैप्टर एंड द चैलेंजेस फेसिंग द रीजन। इस रीजन में क्या क्या चैलेंजेस हैं जो लोग फेस करते हैं, और इस चैप्टर की जो समरी है, आफ्टर दैट वी विल कंप्लीट द एक्सरसाइज पार्ट विद द हेल्प ऑफ पीडीएफ फॉर्मेट। ओके, टिल देन प्लीज नोट डाउन द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग द टॉपिक्स व्हिच वी हैड कंप्लीटेड इन टुडेज वीडियो, एंड प्लीज बी सपोर्टिव फॉर योर ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू सो मच।